हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा गाउस थ्योरम। तो सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि हमें इस थ्योरम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखते हैं। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिमेट्रिक है, यानी कि कोई एक स्फेरिकल सेल के फॉर्म में है, किसी रिंग की फॉर्म में है, किसी डिस्क की फॉर्म में है, तो हम बड़े ही आसानी से उस पॉइंट पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बता सकते हैं। परंतु अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक नहीं हो, है ना, तो उस कंडीशन में हमारे इस ऑब्जेक्ट के कारण उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए काम आती है गाउस थ्योरम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गाउस थ्योरम है उसका प्रूफ क्या है ना, यानी कि ये थ्योरम हमें क्या बताती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। जहाँ हमारा जो डी ए वेक्टर है वो क्या है, ये हमारा कोई भी सरफेस है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे कि हमारा जो ये वाला सरफेस है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, है ना। और जो अपना ई वेक्टर है ये क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो ये अपना मान लीजिए ई वेक्टर है। अब दोस्तों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी न किसी चार्ज के कारण ही होगा। अब ये चार्ज हमारे इस क्लोज सरफेस के इनसाइड भी हो सकता है और इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी मौजूद हो सकता है ना। तो देखिए, हम मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है जो कि इस क्लोज सरफेस के इनसाइड है, जबकि एक चार्ज हमारा Q2 जो कि इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड है। हम देखते हैं इन दोनों चार्ज के कारण जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस पॉइंट के लिए, तो इस पॉइंट पर हमारा जो Q1 चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर एरिया है, जिस एरिया के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वो भी हमारा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं हमारा जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। दोस्तों, अगर इस चार्ज Q1 से हमारे इस पॉइंट की जो दूरी है वो मान लेती है कितनी है, R1 है। तो जरा मुझे बताइए कि इस एरिया एलिमेंट से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी अपना E1 वेक्टर, साथ में आएगा अपना DA। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा 1 है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा 1 है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं E1 DA और साथ में अपना आ जाएगा कोस थीटा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस Q2 चार्ज के लिए। तो मान लेते हैं इस Q2 चार्ज से हमारा जो ये एरिया है इससे जो दूरी कितनी है, ये मान लेते हैं R2 दूरी है। दोस्तों, हमारा जो Q2 चार्ज है उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगेगा ना। और हमारा जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे एरिया एलिमेंट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसको मैं DA वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है अपना थीटा 2। ठीक है, तो इस Q2 चार्ज के कारण इस एरिया एलिमेंट से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आएगी अपनी E2 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। जिसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा E2, साथ में आएगा अपना DA, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, कोस थीटा 2। अब इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपना जो E1 है इसकी वैल्यू क्या है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू है अपनी KQ1/R1 स्क्वायर, साथ में अपना है DA कोस थीटा 1 प्लस, अब अपना E2 की वैल्यू बताइए। तो E2 की वैल्यू है अपनी KQ2/R2 स्क्वायर, साथ में अपना आएगा DA कोस थीटा 2। अब दोस्तों, जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसको तो हम बाहर ले जाते हैं, बाकी को हम रखते हैं यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर ही। तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए KQ1 ये तो रहेगा बाहर, और अपना इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा DA कोस थीटा 1/R1 स्क्वायर प्लस, साथ में आएगा अपना KQ2, और यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर आएगा अपना DA कोस थीटा 2/R2 स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपने हमारी सॉलिड एंगल से रिलेटेड वीडियो देखी है तो आप क्या कहेंगे कि ये वाली जो टर्म है ये अपनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है,
4 पाई के बराबर होती है। और अगर हमारा जो पॉइंट P है इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, है ना। तो अब जरा मुझे बताइए हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है इस कंडीशन के अंदर हमारा जो पॉइंट है यानी कि जो चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के इनसाइड है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो dA cos थीटा 1 अपॉन r1 स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 पाई के बराबर आएगी। एंड हमारा जो सेकंड कंडीशन है इस सेकंड कंडीशन के अंदर हमारा जो Q2 चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के आउटसाइड है ना यहाँ। तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी ना। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, फाई इक्वल्स टू KQ1 और साथ में अपना आएगा 4 पाई, जिसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। साथ में आएगा अपना Q1 और साथ में आएगा अपना 4 पाई। तो जो करता है उसको हम काटते हैं तो आप कहेंगे भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है तो बचेगा क्या अपने पास, Q1 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाइनली हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, फाई इक्वल्स टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो क्लोज सरफेस है उस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं ताकि आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ। मान लीजिए हमारे पास में काफ़ी सारे चार्ज है, ठीक है, ये कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर काफ़ी सारे चार्ज रखे अपनों ने, जैसे Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, Q3 रख दिया, ठीक है, ये तीनों ही प्लस चार्ज है। और एक हमने रख दिया यहाँ -Q4 रख दिया, ठीक है। और एक चार्ज आपने रखा बाहर आउटसाइड Q5 रखा। और आपसे पूछा जाए कि इस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमें क्या देखना है, इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जितने भी चार्ज हैं उन सबको कंसीडर करेंगे। जो बाहर जो अपना चार्ज रखा है उसके कारण अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू होगी 0 के बराबर, है ना। सिर्फ जो इनसाइड है उसी के कारण हम देखेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर आएगा फाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ Q इनसाइड कौन कौन से हैं, आप कहेंगे +Q1 है, +Q2 है, +Q3 है और साथ में अपना क्या है, एक -Q4 चार्ज है। तो यहाँ माइनस लगा कर लिखेंगे Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा चाहे आपका कोई नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जब भी हम किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हम सभी को कंसीडर करेंगे। और आउटर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत आ सकती है कि हमारा जो सॉलिड एंगल है वो क्या होता है, हमारा जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन है वो क्या होती है ना। तो इनसे रिलेटेड हमने पहले से वीडियो बना रखी है जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये दोनों ही वीडियो जरूर देखनी है। एक तो हमारा सॉलिड एंगल क्या होता है और एक अपना जो सरफेस एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से लेते हैं, ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो गाउस लॉ है वो क्या होता है, ये किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है उस क्लोज सरफेस के जो इनसाइड जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दोस्तों इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसी रिजल्ट की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, जैसे आपका स्फेरिकल सेल है, आपका सॉलिड स्फीयर है, आपका सिलेंडर है, आपका कोन है, उन सब के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जिनकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हमने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है और ये बराबर किसके आता है, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर के बराबर। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी क्लोज सरफेस है जिसके इनसाइड हमने Q चार्ज रखा है ना। तो Q इनसाइड किसके बराबर होगा, आप कहेंगे इस Q चार्ज के बराबर होगा। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। अगर दोस्तों हम इस लेफ्ट साइड वाली टर्म को भी इंटीग्रेशन की फॉर्म में रख दें तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड वहां से दोनों तरफ से इंटीग्रेशन की टर्म को हटा सकते हैं ना। क्योंकि अगर आपने लेफ्ट साइड में भी डीए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है और राइट साइड में भी डीए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो दोनों साइड हम सेम चीज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप दोनों साइड से ही इसको हटा सकते हो। अब दोस्तों हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो क्या इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई इसे तो दिखा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास बचता क्या है, आप कहेंगे जो चार्ज Q है यही बचता है।
तो इस क्यू चार्ज को आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में किस तरह से दिखाओगे? तो हम कहते हैं कि भाई हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है ना, तो आप इसे किस तरह से दिखाओगे कि इसका जो यूनिट जो वॉल्यूम है उसके ऊपर अपनी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? आप कहेंगे रो है। तो दोस्तों हमारा जो डीवी वॉल्यूम एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज किसके बराबर होगा? डी क्यू के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? रो डीवी के बराबर होगी। और हम फाइंड करना चाहते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे ना। तो यहाँ लेफ्ट साइड तो अपना आ जाएगा क्यू एंड राइट साइड अपना क्या आ जाएगा? रो डी वी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज कितना है उसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो क्यू की जगह हम रो डी वी रख देते हैं। तो रखिए जरा, यहाँ अपनी वैल्यू बराबर आ जाएगी रो डी वी, और साथ में यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपॉन एप्सिलॉन नोड, और यहाँ राइट साइड में अपना आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है हमारे सामने। यहाँ लेफ्ट साइड में तो हम डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि राइट साइड में हम डी ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दोस्तों जब भी हमें किसी वॉल्यूम इंटीग्रेशन को किसी सरफेस इंटीग्रेशन से कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तब हम इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हमारा जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या बताती है। तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास में कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसका हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होगी, है ना, यानी कि डीवी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ वैल्यू आएगी अपना डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। दोस्तों सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो ए वेक्टर है ये क्या है? ये हमारा है कोई भी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने डिटेल में स्टडी किया है कि अपना जो स्केलर फील्ड क्या होता है, हमारा जो वेक्टर फील्ड क्या होता है, हमारा जो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे हमारा जो ए वेक्टर हमें क्या बताना चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको क्या बताता है? तो देखिए डेल वेक्टर है ये बराबर होता है अपना डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। जिस प्रकार से हम कोई भी फंक्शन है जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं यानी कि डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या बताता है कि हमारे इस फंक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं यानी कि रेट ऑफ चेंज बता रहा है। जैसे कि अपनी वेलोसिटी है ये किसके बराबर होता है? डी एस बाई डी टी के बराबर होता है, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर हमारे द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही हमें तो क्या बता रही है? वेलोसिटी बता रही है ना। इसी प्रकार से अपना कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसके अंदर जो कितने रेट ऑफ चेंज है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें क्या बताता है? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास के बाद में आपको 3 वीडियो जरूर देखनी है। एक तो हमारा जो सॉलिड एंगल से रिलेटेड है, एक अपना जो सरफेस एरिया है उसकी जो डायरेक्शन से रिलेटेड है, और तीसरी वीडियो आपको देखनी है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड। हमारा जो ग्रेडियंट है उसको हम डिनोट करते हैं डेल वेक्टर फाई से, हमारा जो डाइवर्जेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर से, हमारा जो कर्ल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर से। वहां पर हम इनके मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यानी कि इनका मीनिंग क्या है वो देखेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों फिर से इसी टॉपिक पर आते हैं। अब आप देखिए आपको ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो देखने में आपको सिमिलर ऐसा ही लग रहा है ना। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख सकते हैं? तो रखिए, यहाँ पर देखिए अपना जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर होगा? डेल वेक्टर डॉट ई ए वेक्टर, और साथ में अपना क्या आ जाएगा? डी वी आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, तो जरा कीजिए रिप्लेस। तो अपने पास में देखिए लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, साथ में आ जाएगा अपना रो डी वी, और इधर अपना क्या आ जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या है अपना? ये है डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और साथ में अपना है डी वी, ठीक है। तो देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आते हैं, तो अपने पास में लेफ्ट साइड में तो आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन 0, और साथ में यहाँ आ गया डी वी, और इधर अपना क्या आ जाएगा? डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और साथ में अपना आ गया डी वी। तो क्या आप लेफ्ट साइड और राइट साइड से अपना डी वी है उसको हटा सकते हो? आप कहेंगे भाई बिल्कुल हटा सकते हैं। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? रो अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर के बराबर। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास में आती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ।
अब जरा समझते हैं इस इक्वेशन का यूज क्या है। तो देखिए, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस फॉर्म में जैसे दे रखा हो 3xy, ठीक है, आई कैप दे दिया, जैसे आपको दे दिया एक्स स्केयर वाई जे कैप दे दिया, एंड आपको जैसे दे दिया जेड स्केयर के कैप दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इस इक्वेशन की यूज करके हम यहाँ जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू आप बता सकते हो। साथ ही हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की है, किसी नेगेटिव चार्ज की है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है उसके लिए हम डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ सकती है, कोई पॉजिटिव नंबर के बराबर आ सकती है, या फिर कोई एक नेगेटिव नंबर के बराबर आ सकती है। अगर दोस्तों हमारा जो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर अपना जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों की वैल्यू बराबर है। यानी कि जितनी फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ जा रही है। तो जो नेट फील्ड लाइंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यानी कि हमारे इस सिस्टम के अंदर सोर्स और सिंक दोनों मौजूद है। अगर दोस्तों हमारा जो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है उसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव टर्म के बराबर हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह है, सोर्स की तरह। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ बाहर की तरफ जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ कब जाएगी, जब हमारा जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू कोई एक पॉजिटिव आवेश के बराबर हो। यानी कि जो सिस्टम के अंदर जो नेट आवेश है वो एक पॉजिटिव आवेश के बराबर होगा। इसी प्रकार से हमारा जो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है उसकी वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी तरह, सिंक की तरह। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ कब आती है, जब इस सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज के बराबर हो, है ना। जब नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा तभी तो फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आएगी। तो याद रखिएगा कि भाई जब आपके पास में डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आए तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना। यानी कि सिस्टम से कोई फील्ड लाइन्स है वो निकल ही नहीं रही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो नेट जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसी प्रकार से अगर आपका जो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है इसकी वैल्यू अपनी कोई पॉजिटिव टर्म के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकलेगी। यानी कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज वहां मौजूद होगा। इसी प्रकार से डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो एक नेगेटिव टर्म के बराबर होगा। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, अपना 5 कूलम के बराबर हो, 10 कूलम के बराबर हो, पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको कूलम्ब्स लॉ और इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये दोनों ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।